नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। मैं आपके साथ गौरव। और कैसे हैं आप सब? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया। और आपने वीडियो देखा होगा, पिछली वीडियो पोषण जो हमने कंप्लीट किया है। कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट्स करके बतानी है। और एक अपने लास्ट जो संडे में वीडियो मैंने जो हम स्क्वायर किस तरीके से निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का, उसके बारे में बताया है। तो आपने वीडियो देखा होगा और कमेंट्स करना आप लोग कैसी है वीडियो। और यदि आपको और अधिक ज़रूरत है स्क्वायर और किस तरीके से हम निकाल सकते हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आगे की भी करा दूंगा। 2 संख्याओं का, 3 संख्याओं का, उसमें आप कमेंट लिख दोगे तो मैं करा दूंगा। जैसा कि आपको पता है कि यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी और अपना टेलीग्राम चैनल गोकुल स्टडी, इंस्टाग्राम गोकुल स्टडी के नाम से हैं। चाहे जहां आप ज्वाइन हो सकते हैं और वहां कमेंट्स कर सकते हैं जहां आपको ज्वाइन होना है। और इस वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट्स हमेशा करनी है। वीडियो लाइक करना है तो आपके ऊपर डिपेंड है, डिसलाइक करना है तो आपके ऊपर डिपेंड है। अंतर क्या है लाइक डिसलाइक का? सिर्फ हमें पढ़ने से मतलब होना चाहिए, ना कि लाइक और डिसलाइक। यदि आपको लगता है कि लाइक करना है तो लाइक कर देना, और अच्छी लगे वीडियो तो शेयर भी आप कर सकते हैं। तो करते हैं शुरुआत अपने वीडियो की। आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट श्वसन तंत्र के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, किसको कहते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम। चैप्टर का नाम है श्वसन तंत्र, और किस तरीके से एग्जाम में सवाल इसके बनते हैं उन सभी के बारे में हम क्या करेंगे, बात करने वाले हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की जाए तो मुख्यतः हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि जो रेस्पिरेशन है यानी श्वसन है, श्वसन होता क्या है। श्वसन की मैं बात करूं, रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन के बारे में यदि बात की जाए तो मुख्यतः श्वसन की हम बात करें तो एक जैव रासायनिक क्रिया होती है जिसमें बाहर की वायु को नाक के माध्यम से शरीर के अंदर ले जाया जाता है, और जो हमारी ऑक्सीजन होती है वायु में उपस्थित, वो ऑक्सीकरण करके भोजन का हमें ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है। ये काम हमारा नॉर्मल श्वसन में होता है। और इसके साथ ही और कैसे कैसे हमारी जैसे ग्लूकोज के स्तर पर हमारी एनर्जी हमें प्राप्त होती है, तो वहाँ ग्लूकोज होगा और उसके साथ ऑक्सीजन हमें मिलेगी, और उसके बाद हमें क्या प्राप्त होगा, एक ऊर्जा मिलेगी, फिर जल मिलेगा और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त हो जाएगी। एक नॉर्मल तौर पर यदि मैं परिभाषा की बात करूं श्वसन की, तो श्वसन की परिभाषा होती क्या है, भोजन का या ओनली जो हमारा नाक के माध्यम से वायु का ग्रहण करना, वायु को ग्रहण करके भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्रदान करना होता है। ऊर्जा प्रदान करना होता है। नॉर्मल ये हमारी श्वसन की बात आती है कि हम नाक के माध्यम से वायु को ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के बाद जो भोजन का ऑक्सीकरण करके जिससे हम नॉर्मल एक एनर्जी प्रदान करते हैं, उसको हम बोलते हैं श्वसन। श्वसन के संबंध में इसमें वायु में क्या क्या हमारी कौन कौन सी गैसें उपस्थित होती हैं, अभी हम बात आगे उनकी करने वाले हैं। जैसे अंदर हम श्वास ग्रहण करते हैं तो उस समय कितनी हम श्वास यानी वायु के साथ कौन कौन सी गैसें हम ग्रहण करते हैं, उन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और नेक्स्ट रेस्पिरेशन के बारे में अगला पॉइंट आता है कि श्वसन और क्या कहलाता है हमारा। तो श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है जैव रासायनिक क्रिया का मतलब क्या होता है यहाँ पर, जैसे हमारे एक नॉर्मल ग्लूकोज का स्तर होता है, जब मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार होता है
और कार्बोहाइड्रेट का प्रकार होने के साथ साथ यह हमारे ब्लड में मिला होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन हमारी मिलेगी तो उसके बाद हमें जल प्राप्त होगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी, प्लस हमें एनर्जी प्राप्त होगी, ऊर्जा जिसकी हम बात करते हैं। तो यदि जैव रासायनिक प्रक्रिया की मैं बात करूं या क्रिया की बात करूं तो किस तरीके से होती है, वो देखो आप। लास्ट हमारा ऊर्जा का स्तर क्या होता है, ये ग्लूकोज C6H12O6, और इसके साथ हमारी ऑक्सीजन जाएगी और ऑक्सीजन जाने के साथ हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा जल, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी और उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगी। वो कितनी मिलेगी एनर्जी, 673 किलो कैलोरी। अब नॉर्मल तौर पर सबसे पहले हमें इसको सेटिस्फाई करना होता है, यानी हमारे पास ग्लूकोज के कितने अणु इधर हैं, ओनली कार्बन के कितने अणु हैं इधर, और ऑक्सीजन के कितने अणु हैं दूसरी ओर, यानी बराबर में। तो उसके बारे में हम बात करें तो कितने कितने, इसको बैलेंस करने के लिए तो ध्यान से आपको देखना है। यदि मैं बात करूं, यहाँ देखो ऑक्सीजन कितनी है, ओनली हमारी एक है, और यहाँ पर कितनी है, 2 हैं, और यहाँ कितने हैं, हमारे 6 अणु हैं ऑक्सीजन के, और यहाँ 2 हैं, तो 6 और 2 8, और यहाँ पर कितने हैं, ओनली 3 हैं। तो हम यहाँ बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसको 6 6 दूनी 12 और 12, 6 दूनी 12 और 6 18, और यहाँ भी 6 से, तो 6 दूनी 12, और उसके बाद यहाँ भी 6 से हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको बैलेंस करने के लिए। तो हमारी एक ये समीकरण प्राप्त होती है, जिससे हमें नॉर्मल तौर पर क्या है, ये तो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज के साथ हमारी क्या मिलती है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद हमें प्राप्त क्या क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं जल प्राप्त होता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसके बारे में अभी बात करने वाले हैं हम आगे, कार्बन डाइऑक्साइड। और नेक्स्ट हमें क्या प्राप्त होती है, मिल जाती है ऊर्जा। ये इसको बोलते हैं ऊर्जा, जो नॉर्मल हमें प्राप्त होती है। ये बात नॉर्मल तौर पर आपको याद रख लेनी है रेस्पिरेशन यानी श्वसन के संबंध में। अगला पॉइंट हमारा यहाँ आता है कि जो श्वसन है ये कितने प्रकार का होता है, यानी जो श्वसन है हमारा नॉर्मल प्रकार का कितने का होता है। तो इसके प्रकार की हम बात करें तो श्वसन 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार होने का मतलब यहाँ पर ध्यान से आपको समझना है। देखो, एक तो हमारा 2 प्रकार में पहला शामिल प्रकार होता है जिसको हम बोलते हैं वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन। और वायवीय श्वसन की यदि मैं बात करूं, वायवीय श्वसन होता क्या है, तो नॉर्मल तौर पर यदि यहाँ से आपको परिभाषा से पता लग रहा होगा कि वायवीय क्या है, जिसमें वायु उपस्थित होती है, यानी जो सीधे तौर पर जिसमें वायु हमारी इन्वॉल्व होती है उसको हम बोलते हैं वायवीय श्वसन। तो इसमें क्या आता है, इसमें वायु सीधे अंगों के साथ शामिल होती है, इसको बोलते हैं वायवीय श्वसन। और नॉर्मल तौर पर होता कहाँ पर है, तो मानव में होता है, मानव में, और जो हमारे पशु होते हैं एनिमल, उनमें होता है, पशुओं में, जिसमें सीधे तौर पर हमारी क्या मिलती है एक, और बाकी हमारे अन्य भी शामिल हो जाएंगे इसके अंदर जो जीव होते हैं वायवीय में। दूसरा होता है हमारा अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन के बारे में यदि मैं बात करूं तो अवायवीय श्वसन का मतलब है जिसमें ए का मतलब नहीं और वायु का मतलब वायु जिसमें अनुपस्थित होती है। तो इसमें वायु अनुपस्थित होती है। और ये कहाँ पर पाया जाता है, होता कहाँ पर है, तो हमारी जितनी मांसपेशी होती है ना,
ह्यूमन मांसपेशी या फिर जो हमारे पशु होते हैं उनकी मांसपेशी, उनमें होता है ये, जिसमें ऑक्सीजन या फिर हमारी वायु सीधे तौर पर इन्वॉल्व नहीं होती। तो यह है मांसपेशियों में, एग्जाम्पल में है ये एग्जाम्पल, और इसके एग्जाम्पल मांसपेशियों में होता है। ये हमारे नॉर्मल क्या हैं, श्वसन के प्रकार हैं, यानी वायवीय श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन होता है, कहाँ और किस में नहीं पाया जाता, ये नॉर्मल आपको याद रख लेना है। अब हमारी बात आती है जो सीधे तौर पर हम ह्यूमन सिस्टम पढ़ रहे हैं, ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से हमारे मुख्यतः नॉर्मल अंग शामिल होते हैं, श्वसन अंग जिनको हम बोलते हैं, जो श्वसन के दौरान मुख्यतः शामिल होते हैं। तो इनकी हम बात करते हैं इधर, और उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, और मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप यदि इस नोट्स बनाएंगे साथ तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। अब हम बात करते हैं श्वसन के अंग, श्वसन तंत्र के अंग। श्वसन तंत्र के अंग की मैं बात करूं, जो हमारे ऑर्गन होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। सबसे पहला ऑर्गन क्या होता है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखो लिखा है, नॉर्मल बात ही हमने इससे शुरू की थी, जो नाक होती है, कौन सा है, इसको बोलते हैं हम नाक। ये होता है, इसको नॉइज, NOISE, नॉइज। और उसके बाद हमारा क्या होता है, एक आता है जिसको हम बोलते हैं स्वर यंत्र या फिर ग्रसनी आती है, उसके बाद यहाँ शामिल होता है ग्रसनी, इसको बोलते हैं फेरिंग्स, PHARYNX, फेरिंग्स। और उसके बाद हमारा ग्रसनी के बाद क्या होती है, श्वास नली शामिल होती है, श्वास नली। श्वास नली के बाद हमारी क्या शामिल होती है, इसको बोलते हैं ओइसोफेगस, श्वास नली को बोलते हैं ओइसोफेगस, नहीं ट्रेकिया बोलते हैं इसको, ट्रेकिया, श्वास नली। और श्वास नली के बाद हमारा क्या शामिल हो जाएगा, श्वास नली के बाद हमारा शामिल हो जाता है मुख्यतः, मैं बात करूं तो श्वास नली के बाद हमारा डायफ्राम, यहाँ लंग्स यानी फेफड़े शामिल हो जाएंगे, फेफड़े, फेफड़े इनको बोलते हैं लंग्स, लंग्स हमारे शामिल हो जाएंगे। और नेक्स्ट हमारा 5 नंबर शामिल हो जाएगा डायाफ्राम। डायाफ्राम, डायाफ्राम होता क्या है, वैसे डायाफ्राम नॉर्मल तौर पर जो नीचे वाला भाग होता है ना फेफड़ों का, जहाँ पर हमारे फेफड़े टिके हुए होते हैं, जिनको हम नॉर्मल तौर पर बोलते हैं कि लंग्स का निचला भाग। अभी मैं चित्र बनाऊंगा, आपको पता लग जाएगा कि डायफ्राम कौन सा भाग है और किस तरीके से एग्ज़ाम में इनसे हमारे सवाल बनते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम बात करते हैं नॉर्मल। अभी स्क्रीनशॉट अभी मत लो, मैं पहले नाक के बारे में लिख दूं, फिर उसके बाद जब हम लंग्स पढ़ेंगे तो उनके साथ के साथ में चित्र आपको बना दूंगा। तो नाक के बारे में हम पढ़ें, नॉइज़ हमारी होती क्या है, नाक के बारे में बात करने वाले हैं अब हम। नॉइज़, तो नॉइज़ की मैं बात करूं, नॉइज़ क्या है, तो सबसे पहला हमारा जो सीधे तौर पर वायुमंडल से क्या होती है, जिससे वायु हमें प्राप्त होती है, तो यह है वायुमंडल से, वायुमंडल से वायु को ग्रसनी प्लस श्वास नली की सहायता से वायु को फेफड़ों तक ले जाती है, फेफड़ों तक ले जाती है। नॉर्मल तौर पर ये हमारे वायुमंडल से सीधे तौर पर क्या होगी, वायु प्राप्त करेगी, और उसके बाद हमारी कहाँ पर जाएगी, ये ग्रसनी और श्वास नली, श्वास नली के बाद हमारी फेफड़ों में वायु चली जाती है, तक ले जाती है। और इसके मैं बात करूँ, यहाँ पर जो नाक होती है, नाक के हमारे 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं उनकी बात करेंगे हम। देखो इधर, तो नाक के 3 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं।
तीन भाग कौन कौन से होते हैं? पहला, दूसरा और हमारे तीसरा। ये हमारे नाम इनके अभी हम लिखते हैं। देखो, यदि नाक के संबंध में नाक के तीन भाग कौन कौन से होते हैं? जो सबसे पहला भाग होता है हमारा प्रारंभिक भाग जो कहलाता है, इसको हम बोलते हैं वेस्टिबुल। क्या बोलते हैं? वेस्टिबुल। पहला भाग हमारा कौन सा होता है? वेस्टिबुल। इसको बोलते हैं वेस्टिबुल। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है, इसको वेस्टिबुल, इंग्लिश में वेस्टिबुल होता है, वेस्टिबुल। और नाम हिंदी में होता है प्रघ्राण क्षेत्र। और दूसरा नेक्स्ट होता है हमारा यहाँ पर ओल्फैक्टरी एरिया, ओल्फैक्टरी एरिया। इसको बोलते हैं घ्राण क्षेत्र। अभी इनके बारे में एक एक लाइन हम लिखेंगे। और उसके बाद हमारा होता है नाक का जो पिछला है, जो ग्रसनी के भाग से जुड़ा हुआ भाग होता है, नॉर्मल तौर पर सबसे लास्ट वाला, उसका नाम है हमारा रेस्पिरेटरी रीजन। क्या बोलते हैं? श्वसन क्षेत्र बोलते हैं उसको, रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी रीजन, रीजन बोलते हैं। नहीं नज़र आ रहा हो तो मैं यहाँ पर बोल भी रहा हूँ इसको बार बार, रेस्पिरेटरी रीजन। इसको बोलते हैं श्वसन क्षेत्र। किस तरीके से सवाल बनते हैं इनका सिंगल सिंगल लाइन में, अब आप इसका नॉर्मल सा एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं ग्रसनी के बारे में। अब हम बात करते हैं वेस्टिबुल। वेस्टिबुल के जो कार्य हैं उसको किस तरीके से एग्जाम में नॉर्मल एक एक पॉइंट के बारे में आप लिख लेंगे इनको। तो वेस्टिबुल यानी पहला पॉइंट, इसको बोलते हैं प्रघ्राण क्षेत्र। और यदि इसकी बात की जाती है इंग्लिश में, आप वहाँ से लिख लेना, वापस लिखने में टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगेगा। प्रघ्राण क्षेत्र की मैं बात करूँ तो सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में क्या आता है? यह है नाक का सबसे अग्र भाग होता है, सबसे अग्र भाग होता है। अगले की मैं बात करूं, इसका कार्य क्या है? तो इसमें बाल पाए जाते हैं। जो बाल वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं प्रघ्राण क्षेत्र हम। और इसका मुख्यतः कार्य क्या है? यह है वायु को छान कर भेजता है, छान कर भेजता है। यानी नॉर्मल तौर पर ये जो अगला भाग है जिसको हम बोलते हैं बाल वाला भाग, जिसमें बाल पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं प्रघ्राण क्षेत्र। सबसे अग्रभाग बाल पाए जाते हैं और कार्य क्या है? वायु को छानकर भेजता है अंदर। अब हम बात करते हैं सेकंड घ्राण क्षेत्र के बारे में। तो घ्राण क्षेत्र का बढ़िया पॉइंट क्या आता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? इसको बोलते हैं प्रघ्राण और इसको बोलते हैं ओनली घ्राण क्षेत्र। तो यह है, ध्यान से आपको समझना है, यह है मस्तिष्क से जुड़ा होता है, मस्तिष्क के साथ जुड़ा होता है। इसमें सूंघने की क्षमता होती है। यानी जो इसी भाग में है हमारा जो नॉर्मल क्षमता कहें, या फिर हम जो भाग होता है सूंघने वाला, गंध को सूंघने वाला, वो कौन सा क्षेत्र होता है? घ्राण क्षेत्र होता है। और नॉर्मल तौर पर यह मानव में, जो हमारे पशु होते हैं उनसे क्या होता है? छोटा पाया जाता है। तो यह है क्षेत्र मानवों में पशुओं की अपेक्षा, पशुओं की अपेक्षा छोटा होता है।
इसी कारण से वहाँ एग्ज़ाम में सवाल पूछते हैं कि जो हमारे नॉर्मल तौर पर सर्च अभियान के दौरान कुत्तों का प्रयोग करते हैं हम सर्च करने के लिए, क्यों? तो वहाँ पर आंसर होगा इनका प्रग्रहण क्षेत्र क्या होता है, अधिक बड़ा होता है, और सूंघने की क्षमता या कैपेसिटी क्या होती है उनकी, अधिक होती है सूंघने की कैपेसिटी। तो इस कारण से कुत्तों का प्रयोग सर्च अभियानों में किया जाता है, सर्च अभियानों में करते हैं, अभियानों में करते हैं। ये पॉइंट याद रख लेना आप लोग। थर्ड पॉइंट की मैं बात करूं, थर्ड पॉइंट होता क्या है हमारा, तो थर्ड पॉइंट क्या है, श्वसन क्षेत्र। इसके बारे में बढ़िया पॉइंट क्या है नॉर्मल तौर पर, तो इसके बारे में पॉइंट है हमारा इस भाग में या इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में वायु से जल वाष्प को अलग किया जाता है, जल वाष्प से अलग किया जाता है, और वायु को गर्म किया जाता है। कहने का अर्थ है नॉर्मल तौर पर आपने देखा होगा जब ठंडी हवाएं चलती हैं या ठंड पर अधिक होती है तो वहाँ पर क्या कौन सी स्थिति आती है, आपने देखा नाक से पानी आता रहता है, तो पानी आने का नॉर्मल तौर पर क्या है, वो जल वाष्प बाहर हो गई है एयर से, और हमारी ओनली जो गर्म होने के बाद अंदर हमारी क्या गई है, एयर यानी वायु गई है। तो इस कारण से ये श्वसन क्षेत्र ही क्या करता है, उसको अलग करने का कार्य करता है। अब हमारी बात नेक्स्ट आती है ग्रसनी के बारे में कि ग्रसनी होती क्या है। ग्रसनी वैसे नॉर्मल तौर पर जब मैंने आपको एक जो पहला चैप्टर था जो तंत्र में पढ़ा रहा था आपको, वहाँ पर भी मैंने आपको बताया है, जैसे जब हम बात करते हैं भोजन पाचन तंत्र के संबंध में, वहाँ भी मैंने श्वसनी की बात की थी। तो अब हम यहाँ नॉर्मल तौर पर बात कर लेते हैं और इसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ हम बात कर लें किसके बारे में, जो हमारी श्वसनी है, श्वसनी का क्या कार्य है, श्वसनी, और श्वसनी के साथ नॉर्मल तौर पर ये है, क्या पॉइंट है इसके बारे में, तो यह है श्वसन तथा पाचन तंत्र दोनों में शामिल होती है। दोनों में शामिल होती है। अब इसकी मुख्यतः बात करें, वहाँ पर मैंने आपको बताया भी था पाचन तंत्र में जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो एक एपिग्लोटिस वाल्व होता है और जो इसको क्या कर लेता है, श्वास नली को ढक लेता है, वो ग्रसनी ही भाग में पाया जाता है। यदि आपने वीडियो लास्ट वाला देखा है तो आपको मैंने वहाँ पर बताया है कि कौन सा भाग होता है जो ढक जाता है, या फिर ऐसा कौन सा वाल्व है जो इसको ढक लेता है। तो यह है श्वसन तथा पाचन तंत्र दोनों में शामिल होती है। उसके बाद यहाँ से एक अगला पॉइंट यहाँ आता है, इसको हम बोलते हैं स्वर तंत्र। स्वर तंत्र, स्वर तंत्र की मैं बात करूं, स्वर तंत्र होता क्या है हमारा, तो जब नॉर्मल एक आवाज़ की हम बात करते हैं कि जब हमारी वायु अंदर जाती है, वायु अंदर जाने के बाद जब बाहर आती है तो वहाँ हमारी आवाज़ निर्धारित होती है स्वर तंत्र से। तो नॉर्मल तौर पर जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं में स्वर तंत्र का आकार छोटा, और जबकि पुरुषों में कैसा होता है, अधिक बड़ा होता है। महिलाओं और बच्चों में तो छोटा होता है स्वर तंत्र का आकार, और जो पुरुष होते हैं उनमें कैसा होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पहला पॉइंट इसके बारे में, इससे आवाज़
निकलती है। अगला पॉइंट यह है, महिलाओं व पुरुषों में, महिलाओं व बच्चों में पुरुषों की अपेक्षा छोटा होता है। जिस कारण से महिलाओं व बच्चों की आवाज तीखी होती है। और नॉर्मल तौर पर वहाँ फिजिक्स की यदि हम बात करें तो वहाँ पर क्या बोलते हैं हम, तारत्व अधिक होता है। ये भी पॉइंट नोट कर लेना फिजिक्स के लिए। यहाँ होता है इनकी पिच या फिर पिच, इसको बोलते हैं तारत्व अधिक होता है। और नॉर्मल आपने देखा होगा कि एक मच्छर की भिनभिनाहट एक शेर की दहाड़ से अधिक हमें तीखी लगती है, क्योंकि वहाँ पर उसकी पिच क्या होती है, अधिक होती है। यदि मैं बात करूँ महिलाओं में इसका आकार नॉर्मल तौर पर कितना होता है, तो 20 mm इसका साइज होता है। तो ये नॉर्मल है पुरुषों का, पुरुषों स्वरतंत्र। वोकल कॉर्ड हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं वोकल कॉर्ड। और महिलाओं में कम होता है, कितना, 18 mm महिलाओं का होता है। ये पॉइंट आप याद रख लेना, इस तरीके से एग्जाम में सवाल बनते हैं हमारे। और उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा श्वास नली। श्वास नली क्या होती है, इसको मैं कंप्लीट लिख दूंगा, क्योंकि एक बार बोर्ड को फिल कर दो उसके बाद साफ, उसके बाद आप नेक्स्ट, है ना, ऐसा छोटा छोटा नहीं, उसको वापस से स्क्रीनशॉट दो बार लो। और ये मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आप नोट्स बनाना, नोट्स बनाना और नोट्स बनाना। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, श्वास नली के। श्वास नली होती क्या है और क्या कार्य होता है इसका, फिर उसके बाद हम बात करेंगे फेफड़ों के बारे में। श्वास नली के संबंध में ये बात करूँ तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। ये ध्यान आप रख लेना, पहले मैंने आपको बता दिया है। श्वास नली, पहला पॉइंट यह है, वायु को फेफड़ों तक ले जाने का कार्य करती है। फेफड़ों तक ले जाने का कार्य करती है, ले जाने का कार्य करती है कौन, हमारी श्वास नली। और मुख्यतः श्वास नली हमारी दो भागों में डिवाइड हो जाती है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जो हमारे श्वसनी कहलाने लग जाता है आगे जाने के बाद। श्वसनी जब इसको बोलते हैं, अभी लंग्स का मैं चित्र बनाऊंगा तो वहाँ पर आपको बता दूंगा श्वास नली दो पार्ट्स में किस तरीके से डिवाइड होती है। नेक्स्ट, श्वास नली के बारे में अगला पॉइंट होता है, यह है 12 सेंटीमीटर लंबी तथा 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। और नॉर्मल तौर पर आपने देखा होगा कि श्वास नली हमारी कभी भी दबती नहीं है, यानी पिचकती नहीं है कभी भी। क्यों नहीं पिचकती, क्योंकि एक अपूर्ण वलय जो होते हैं हमारे ये गले के भाग वाले हिस्से, वहाँ पर क्या होता है, आधे अपूर्ण वलय सी आकार के वलय होते हैं, जो इसको क्या नहीं करने होने देते, पिचकने नहीं देते। ये बात आप रख लेना याद। इसकी सहायता के लिए सी आकार के अपूर्ण वलय होते हैं जो इसे पिचकने नहीं देते हैं।
पिचकने व आपस में चिपकने नहीं देते हैं। नहीं देते हैं। ये पॉइंट आप याद रख लेना, श्वास नली के संबंध में ये हमारे मुख्यतः पॉइंट होते हैं। और यह है, इसके बारे में पॉइंट यहाँ याद रख लेना आप लोग। यह है फेफड़ों में जाने के बाद दो भागों में बंट जाती है। ये इस तरीके से हमारे, और कौन से हैं उनको बोलते, इस क्या बोलते हैं उसको हम कहते हैं श्वसनी। अभी मैं बताऊंगा श्वसनी होती क्या है जब हम बात करेंगे किसके बारे में, लंग्स यानी फेफड़ों के बारे में। इतने का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, फिर हम बात करेंगे लंग्स यानी फेफड़े होते क्या हैं। चलो, लंग्स हमने देखे, चित्र बना दिया है, और अब हम बात करते हैं कौन कौन से हमारे मुख्यतः इसमें पार्ट शामिल हैं और किन के बारे में हमें पढ़ना होता है। सबसे पहला पॉइंट, यदि मैं लंग्स के बारे में बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट होता क्या है हमारा, सबसे पहला पॉइंट होता है मानव में लंग्स कितने होते हैं, यानी फेफड़े होते कितने हैं। तो मानव में, क्योंकि हम मानव श्वसन तंत्र पढ़ते हुए चल रहे हैं, तो मानव में फेफड़ों की संख्या या फेफड़े 2 होते हैं। 2 होते हैं। और आपने देखा, देखो एक ये फेफड़ा हमारा लंग्स है और एक ये फेफड़ा है। यदि मैं बात करूं तो हमारी जो लेफ्ट साइड होती है, बायां भाग होता है, तो बाएं भाग की ओर ही हमारा क्या होता है, हार्ट होता है, हृदय, जिसको हम ब्लड के साथ पढ़ेंगे। जब ब्लड पढ़ेंगे तो हृदय का काम क्या होता है तब हम पढ़ेंगे। तो जो हमारा हार्ट होता है, मानव हृदय बाएं फेफड़े की ओर होता है, और यदि मैं बात करूं दूसरा जो हमारे और लंग्स होते हैं, लंग्स के क्या और इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं। तो हमारे लंग्स के ऊपर जो इनकी सुरक्षा करने के लिए एक झिल्ली होती है, उसका नाम है, नाम लिखा नहीं है यहाँ पर, देखो मैं लिख देता हूँ। इसको बोलते हैं, जो ये कवर्ड चढ़ा हुआ भाग है, ये कवर्ड, तो इसको बोलते हैं पिलूरा झिल्ली, जो इसको कठोरता प्रदान करने की कार्य करती है। तो मानव के फेफड़ों पर पिलूरा झिल्ली चढ़ी होती है। पिलूरा झिल्ली चढ़ी होने के साथ साथ ये करती क्या है, यह झिल्ली फेफड़ों को सुरक्षा व कठोरता प्रदान करती है। ये पॉइंट अपने मुख्यतः हमारे नॉर्मल से पॉइंट हो गए हैं ये। अब बात हमारी आती है जो श्वास नली है। श्वास नली हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और देखो जिसकी मैं पिछली मैंने अभी बात की थी, उसको हम बोलते हैं श्वसनी। और श्वसनी देखो ये 2 पार्ट्स में, एक पार्ट्स ये हमारा और एक पार्ट्स हमारा है ये। 2 पार्ट्स में श्वास नली डिवाइड हो जाती है, एक राइट वाले के लिए और एक लेफ्ट वाले लंग्स के लिए, दोनों में चली जाती हैं। अब बात आती है यहाँ पर, जो हमारे ये फूल से बने हुए हैं, ये क्या होती हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जो फूल से हमारे बने हुए हैं, इनको बोलते हैं फेफड़ों में, इनका ही मुख्य कार्य होता है फेफड़ों में वायु
कूपिकाएं पाई जाती हैं या कूपिकाएं होती हैं, जिनको हम देखो कूपिकाएं या एल्व्यूलोई बोलते हैं, एल्व्यूलाई जिन्हें हम कहते हैं। फेफड़ों में वायु कूपिकाएं या फिर एल्व्यूलाई होती हैं, जिसकी सहायता से ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करती है, रक्त में प्रवेश करती है। और जो होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बाहर निकल जाती है। नॉर्मल तौर पर जो सीधे तौर पर हमारी ऑक्सीजन मिलती है, तो वहाँ पर कहाँ से मिलती है, इन वायु कूपिकाओं के माध्यम से ही हमारी ब्लड में हमारी क्या होती हैं, ऑक्सीजन मिल जाती है इन वायु कूपिकाओं की सहायता से। और हमारी जो लंग्स और क्या करने का कार्य करता है, तो यह है रक्त का शुद्धिकरण करने का कार्य करता है, शुद्धिकरण करने का कार्य करता है। इसका मतलब क्या है शुद्धिकरण करने का? शुद्धिकरण करने का मुख्यतः हमारा मेन मतलब है कि जो हमारी ऑक्सीजन मिल जाएगी ब्लड में, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। तो उसके संबंध में हम कहते हैं कि हमारा ब्लड कैसा हो गया, प्यूरिफाइड हो गया है, शुद्ध हो चुका है। मानव फेफड़ों का ये मुख्यतः हमारा काम होता है। अब बात आती है यहाँ पर इनकी संख्याएं कितनी होती हैं। आपने नॉर्मल देखा होगा, यदि कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है तो उसको स्टार्टिंग यानी प्रारंभिक अवस्था में कोई खास असर नहीं दिखाई देता लंग्स पर, और लंग्स से ये इनकी संख्याएं इतनी अधिक होने के कारण, जैसे कितनी संख्या होती है, एल्व्यूलाई की संख्या 30 करोड़ होती है, 30 करोड़ होती है। 30 करोड़ में से नॉर्मल आप 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, ये नॉर्मल कम भी हो जाएं तो कोई खास इफेक्ट पड़ेगा क्या? तो कोई प्रारंभिक अवस्था में खास इफेक्ट नहीं दिखाई देता है। और इसी कारण से ही हमारी नॉर्मल तौर पर आपने देखा होगा, इनको प्योर करने के लिए, शुद्ध रखने के लिए हम मॉर्निंग में क्या करते हैं, श्वास लेते हैं फिर छोड़ते हैं कुछ टाइम बाद, यानी श्वास लेकर और फिर उसके बाद बाहर छोड़ते हैं। तो उसका मतलब यहाँ होता है कि जो वायु कूपिकाएँ हैं उनके अंदर हमारी शुद्ध एयर जाए और वहाँ से कैसी है, अशुद्ध एयर बाहर निकल जाए। तो इस कारण से हमारी जो कूपिकाएँ हैं या एल्व्यूलॉई हैं वो क्या हों, एकदम प्योर बनी रहें, शुद्ध बनी रहें। तो वहाँ पर जो हमारी बेकार वायु है या फिर अशुद्ध वायु है वो उनसे बाहर निकल जाए। तो इसी कारण से हम नॉर्मल तौर पर हमें कैसी एयर का लेनी चाहिए, एकदम अच्छी बढ़िया एयर लेनी चाहिए, एकदम अच्छी प्रदूषण रहित एयर। अभी हम बात करेंगे, मतलब अपना नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कितनी हम एयर लेते हैं, ऑक्सीजन कितनी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी छोड़ते हैं, फिर नाइट्रोजन कितनी लेते हैं, कितनी बाहर छोड़ते हैं। और उसके बाद हमारा आता है यहाँ पर कि एक बार में कितनी एयर प्रवेश की जाती है, यानी श्वसन के दौरान जो श्वसन क्रिया विधि होती है उसमें कितनी एयर हम ग्रहण कर लेते हैं और कितनी बाहर छोड़ते हैं। तो एक मुख्यतः पॉइंट उनके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। पर उससे पहले हम बात कर लें यहाँ कि जो मानव फेफड़ों की इकाई क्या होती है। एग्जाम में ये सवाल पूछ लेता है, मानव फेफड़ों की इकाई क्या होती हैं? वायु कूपिकाएं होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्व्यूलोई भी कहते हैं, एल्व्यूलाई। ये बात आप याद रख लेना, बहुत मोस्ट पॉइंट होता है।
अब एक बात यहाँ पर एग्ज़ाम में सवाल पूछा हुआ सवाल है ये जो मैं आपको बताने अब जा रहा हूँ। ध्यान से आप सुनना इस सवाल को कि जो हमारी एक बार ऑक्सीजन हमने ग्रहण की और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, तो उसका मतलब क्या है कि जो हमारी अशुद्ध एयर है यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त एयर बाहर निकलती है और ऑक्सीजन हमारी प्रवेश करती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो हम उसको बोलते हैं परासरण। क्या बोलते हैं? परासरण। कहने का मतलब ध्यान से आप समझ लेना, इस पॉइंट को मोस्ट है ये। ऑक्सीजन व दूसरा होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का आपस में वितरित होना, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर हमारी ऑक्सीजन जब मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? वितरित होना। तो इसे कहते हैं हम परासरण। एग्ज़ाम में सवाल पूछा हुआ है, ध्यान से आप समझ लेना, क्या बोलते हैं? परासरण। नॉर्मल तौर पर ये बात एग्ज़ाम में पूछी हुई सवाल है, ये पूछा हुआ सवाल है। कैसी लगी वीडियो आपको? वीडियो में कमेंट्स आपको करनी है, पसंद आए तो लाइक और शेयर आपको करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि आपको लगता है कि हम धीरे धीरे बढ़िया और इम्प्रूव की ओर चल रहे हैं। और साउंड की प्रॉब्लम थी, साउंड की प्रॉब्लम भी सही हो गई होगी, आप कमेंट्स करके मुझको बताना। ऐसे ही हम पढ़ते चलेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।